हेलो गाइस, आपका स्वागत है। मैं यूट्यूब चैनल गरिमा हिंदी एजुकेशन में। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो हिंदी साहित्य का टॉप 25 क्वेश्चन है जो लगातार हमारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन जो है वो है तौलिया मुख्यतः किस भाषा का शब्द है? उर्दू, हिंदी, पुर्तगाली या तुर्की? तो देखिए, तौलिया मूलतः किस भाषा का शब्द है? तो तौलिया मूलतः जो शब्द है वो लिया गया है पुर्तगाली से। कहां से? पुर्तगाली से। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। तौलिया कहाँ का शब्द है? तो पुर्तगाली से लिया गया शब्द है। पुर्तगाली शब्द कौन कौन से होते हैं? तंबाकू, बाल्टी, मेज, गमला, काजू, चाबी, परात, पिस्तौल, ये सभी क्या है? पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। उर्दू के शब्द देखिए तो सभी को पता है, हिंदी, कबूतर, किशमिश, आवारा, गुलाब, जिंदगी, ये सब क्या है? उर्दू के शब्द हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध नवगीत विधा से नहीं है? कुमार रविंद्र, गिरधर राठी, वीरेंद्र मिश्र या माहेश्वरी तिवारी? तो देखिए, निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध नवगीत विधा से नहीं है? तो वो कौन हो जाएगा? जिसका नवगीत विधा से संबंध नहीं है वो है गिरधर राठी। कौन है? गिरधर राठी। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। कवि गिरधर राठी का संबंध नवगीत विधा से नहीं है। हिंदी में नवगीत परंपरा का आरंभ किसने किया था? राजेंद्र प्रताप सिंह द्वारा 1958 में किया गया था। किसके द्वारा? राजेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 2। कौन नहीं है? तो वो है गिरधर राठी। कुमार रविंद्र, वीरेंद्र मिश्र और माहेश्वर तिवारी, ये तीन लोग क्या है? प्रमुख कवि हैं। किसके? नवगीत विधा के। किसके? नवगीत विधा के। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, मैं नीर भरी दुख की बदली महादेवी वर्मा का यह गीत किस काव्य संग्रह से संबंधित है? निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत? तो देखिए, मैं नीर भरी दुख की बदली महादेवी का उपर्युक्त गीत किस काव्य संग्रह से है? तो वो है सांध्य गीत से। किसे? सांध्य गीत। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। मैं नीर भरी दुख की बदली किससे लिया गया है? तो सांध्य गीत से लिया गया है। किससे? सांध्य गीत से लिया गया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 इज राइट आंसर। सांध्य गीत ने की कब लिखी थी महादेवी वर्मा? तो 1936 में। कब? 1936 में। निहार कब लिखी थी? तो निहार 1930 में लिखी थी। कब? 1930 में। किसने? महादेवी वर्मा ने। रश्मि जो है ये कब लिखा था? 1932 में। किसने? महादेवी वर्मा ने। नीरजा कब लिखा था? तो नीरजा 1935 में लिखा था। किसने? तो महादेवी वर्मा ने। ये चारों जो रचनाएं हैं, ये चारों रचनाएं महादेवी वर्मा की ही हैं। लेकिन मैं नीर भरी दुख की बदली काव्य संग्रह किससे संबंधित है? तो वो है सांध्य गीत से संबंधित है, जो 1936 में लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में शामिल नहीं है? नाभादास, नंददास, हरिदास या ध्रुवदास? तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कवि कृष्ण भक्ति काव्य धारा से या कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में शामिल नहीं है? तो वो कौन है? वो है नाभादास। नाभादास जो थे वो राम भक्ति काव्य धारा के कवि थे, न कि कृष्ण भक्ति काव्य धारा के कवि। कृष्ण भक्ति काव्य धारा के कवि कौन कौन थे? नंददास, हरिदास, ध्रुवदास, सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, चित स्वामी, चतुर्भुज दास, रसखान, मीरा, रहीम आदि, ये लोग जो थे ये सभी लोग कृष्ण भक्ति काव्य धारा के कवि थे। राम भक्ति काव्य धारा के कवि कौन है? तो नाभादास, रामानंद, अग्रदास, तुलसीदास, नरोत्तम दास, विष्णुदास, नरहरिदास, ईश्वरदास, ये सभी लोग राम भक्ति काव्य धारा के कवि हैं। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा प्रवासी लेखक मॉरिशस का नहीं है? महेश राम जियावन, अभिमन्यु अनंत, रामदेव धुरंधर या महात्म सिंह? तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवासी लेखक मॉरिशस का नहीं है? तो वो है महात्म सिंह। महात्म सिंह जो थे वो मॉरिशस के नहीं थे। किससे संबंधित थे? सूरीनाम से संबंधित थे। किससे? सूरीनाम से संबंधित थे। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 4। यहीं से एक क्वेश्चन हमारा बनता है कि मॉरिशस का प्रेमचंद्र किसे कहते हैं? तो मॉरिशस का प्रेमचंद्र कहते हैं अभिमन्यु अनंत को। किसको? अभिमन्यु अनंत को। अभिमन्यु अनंत को मॉरिशस का क्या कहते हैं? प्रेमचंद्र कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अग्रदास की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना अग्रदास की नहीं है? ध्यान मंजरी, कुंडलिया, राम ध्यान मंजरी या रूप मंजरी? तो देखिए, कौन सी रचना अग्रदास की नहीं है? तो वो है रूप मंजरी। रूप मंजरी जो है वो अग्रदास की रचना नहीं है। किसकी है? नंददास की रचना है। नंददास ने बहुत सारी रचनाएं लिखी थी, जैसे रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, मान मंजरी, विरह मंजरी, अनेकार्थ मंजरी, दान लीला, मान लीला, ज्ञान मंजरी, श्याम सगाई, भंवर गीत, सुदामा चरित, रस मंजरी। ये सब किसके हैं? तो ये सब हैं नंददास के। किसके? नंददास के। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अग्रदास ने ध्यान मंजरी, कुंडलिया, राम ध्यान मंजरी, ये सब किसने लिखा है? तो अग्रदास ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है, रस की प्रस्तुति के लिए तदुपदानुसंधान शब्द का प्रयोग किस आचार्य ने किया है? अभिनव गुप्त, शंकुक, भट्टलोल्लट या भट्टनायक? तो देखिए, रस की प्रस्तुति के लिए तदुपदानुसंधान शब्द का प्रयोग किस आचार्य ने किया है? तो भट्टलोल्लट ने किया। किसने? भट्टलोल्लट ने किया है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। किसने किया है? भट्टलोल्लट ने किया है। भट्टनायक जो थे वो रस सूत्र किसको मानते थे? भुक्तिवाद को। किसको? भुक्तिवाद को। शंकुक जो थे वो अनुमितिवाद को रस सूत्र मानते थे, और अभिनव गुप्त जो थे अभिव्यंजनावाद को रस सूत्र मानते थे। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आलोचक का संबंध मार्क्सवाद से है? परशुराम चतुर्वेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, शिवदान सिंह चौहान या नंद दुलारे वाजपेयी? तो देखिए, हिंदी का प्रथम मार्क्सवादी आलोचक शिवदान सिंह चौहान है। कौन? शिवदान सिंह चौहान। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। इनके द्वारा रचित भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता 1937 में निबंध को मार्क्सवादी समीक्षा स्वीकार किया गया था। यहीं से एक क्वेश्चन बनता है कि शिवदान सिंह चौहान के किस रचना को मार्क्सवादी समीक्षा का प्रथम निबंध स्वीकार किया गया? तो वो है भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थान की नहीं है? मेवाती, मडियाली, मारवाड़ी या मेवाड़ी? तो कौन सी बोली राजस्थानी की नहीं है या राजस्थान की नहीं है? तो वो है मडियाली। क्या है? मडियाली। मडियाली जो है राजस्थान की बोली नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर।
राजस्थान की बोली कौन कौन सी है? मेवाती, मालवी, मारवाड़ी और जयपुरी, जिसको हम ढूढ़ाड़ी के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से या निम्नलिखित जीवनी परक कृतियों में से कौन सी कृति रोमारोला की है? बापू, बापू की झांकियां, महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पुरुष या अकाल पुरुष गांधी? तो देखिए, हमें क्या बताना है कि जीवनी परक कृतियों में से कौन सी कृति रोमारोला की है? तो वो है महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पुरुष। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 इज राइट आंसर। बापू की झांकियां ये किसकी रचना है? काका कालेंकर की है। बापू जो रचना है वो घनश्याम दास की रचना है। किसका है? बापू घनश्याम दास बिरला की रचना है। अकाल पुरुष गांधी ये है जैनेन्द्र द्वारा रचित जीवनी परक कृति है। किसका है? जैनेन्द्र की जीवनी परक कृति है। कौन सी? अकाल पुरुष गांधी। बापू की झांकियां किसकी है? तो बापू की झांकियां है काका कालेंकर की। सिर्फ बापू किसने लिखा है? तो उस लिखे हैं घनश्याम दास बिड़ला। कौन लिखा है? घनश्याम दास बिड़ला। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा करेक्ट? ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। बिहारी के संबंध में उपर्युक्त कथन किस आलोचक का है? यहां क्या रहेगा? बिहारी। क्या रहेगा? बिहारी। रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास या नंद दुलारे वाजपेयी? तो देखिए, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता, यह कथन जो है बिहारी के संबंध में लिखा था किसने? रामचंद्र शुक्ल ने। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। किसने लिखा है? रामचंद्र शुक्ल ने। अगला क्वेश्चन है, यशपाल के उपन्यास में झूठा सच में, देखिए यशपाल का एक उपन्यास है झूठा सच। उस उपन्यास में दौलत राम आजाद किस राजनीतिक दल का सदस्य है? इसी प्रकार के क्वेश्चन आप देख सकते हैं। अभी हमारा यूजीसी नेट पेपर जो हुआ था इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखिए, पहला ऑप्शन है कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, मुस्लिम पार्टी या जनसंघ। तो यशपाल द्वारा रचित उपन्यास झूठा सच में दौलत राम आजाद जो हैं ये कम्युनिस्ट पार्टी से क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। यशपाल ने बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं। झूठा सच उपन्यास जो है 1958 में लिखा था। कब? 1958 में। उन्होंने बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं, जैसे दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या, पार्टी कामरेड, मनुष्य के रूप, अमिता, 12 घंटे, अप्सरा का श्राप, तेरी मेरी उसकी बात। ये सारे उपन्यास जो हैं किसका है? यशपाल का है। अगला क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल ने रहस्यवाद के मूल अर्थ में किस छायावादी कवि को सर्वाधिक प्रमुख माना है? सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या महादेवी वर्मा को? तो देखिए, रामचंद्र शुक्ल ने रहस्यवादी या रहस्यवाद के मूल अर्थ में किस छायावादी कवि को सर्वाधिक प्रमुख माना है? तो वो है महादेवी वर्मा। कौन है? महादेवी वर्मा। छायावाद के 4 स्तंभ है। क्या है? 4 स्तंभ है। उसमें पहले जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी और महादेवी वर्मा आती हैं। और हिंदी में छायावाद के प्रथम प्रयोक्ता कौन है? मुकुटधर पांडे को माना जाता है। और महादेवी वर्मा को
छायावाद का सर्वाधिक प्रमुख क्या माना जाता है? कवयित्री माना जाता है। और इन्हें ही आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। किसको? महादेवी वर्मा को। अगला क्वेश्चन है, हिंदी पर सामासिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? अनुच्छेद 343, 348, 349 या 351? तो देखिए, अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है। इसी में हिंदी पर सामासिक सांस्कृतिक का वहन का दायित्व भी निर्धारित है। किस पे? अनुच्छेद 351 पे। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। 343 में क्या है? तो संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ये अनुच्छेद 343 में है। 348 अनुच्छेद में क्या है? तो अनुच्छेद 348 में है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय आदि में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 349 में क्या है? तो भाषा संबंधी कुछ विधियां अधिनियम करने की विशेष प्रक्रिया दिया गया है। किसमें? अनुच्छेद 349 में। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, कलि कौतुक के रचयिता इनमें से कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट या बाल मुकुंद गुप्त? तो देखिए, कलि कौतुक के रचयिता कौन है? तो वो है प्रताप नारायण मिश्र। कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। कलि कौतुक के रचयिता कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र ने कई रचनाएं लिखी हैं, जैसे प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, तृप्यंताम, श्रृंगार विलास, हर गंगा। ये सब किसकी रचनाएं? प्रताप नारायण मिश्र की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, आचार्य भरत, यहां क्या रहेगा? आचार्य भरत ने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है? 8, 9, 5 या 10? तो देखिए, आचार्य भरत ने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है? तो वो माने हैं 10। कौन माना है? आचार्य भरत ने। आचार्य भरत जो थे वो काव्य दोषों की संख्या कितनी मानते थे? 10। आचार्य मम्मट काव्य दोष 3 मानते थे और भामह काव्य दोष 3 मानते थे। पहले भरत मुनि के जान लेते हैं काव्य दोष 10 थे तो कौन कौन से थे। पहला है गुणार्थ, अर्थांतर, अर्थहीन, भिन्नार्थ, एकार्थ, अभिलुप्तार्थ, न्यायावेत, विषम, विसंधि, शब्दच्युति। ये सब क्या है? ये 10 जो हैं, ये 10 आचार्य भरत के अनुसार काव्य दोष हैं। आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य दोष कितने हैं? 3। कौन कौन से? शब्दकोश, अर्थ दोष और रस दोष। आचार्य भामा के अनुसार सामान्य दोष, वाणी दोष और अन्य दोष। अगर हमसे क्वेश्चन में यही पूछता कि आचार्य मम्मट कितने काव्य दोषों को मानते हैं, तो वो है 3। आचार्य भामा कितने काव्य दोषों को मानते हैं, तो वो है 3। लेकिन हमसे पूछा है कि आचार्य भरत मुनि कितने काव्य दोषों को मानते हैं, तो वो है 10। मैंने 10 के नाम भी बता दिए, एक बार फिर से सुन लीजिए। गुणार्थ, अर्थांतर, अर्थहीन, भिन्नार्थ, एकार्थ, अभिलुप्तार्थ, न्यायावेत, विषम, विसंधि, शब्दच्युति। ये 10 क्या है? आचार्य भरत मुनि के अनुसार काव्य दोष है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान के 8वीं अनुसूची में है? हमें बताना है कि इनमें से कौन सी भाषा संविधान के 8वीं अनुसूची में है। नेपाली, कांगड़ी, राजस्थानी, गोंडवी। तो देखिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट नेपाली जो है वो भारत की 8वीं अनुसूची में है। भारत के संविधान में या भारत की 8वीं अनुसूची में
क्या है, 22 भाषाओं का उल्लेख है। कितने? 22 भाषाओं का उल्लेख है। जो 71वां संविधान संशोधन 1952 में किया गया था, उसी में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया था। किसमें? तो संविधान संशोधन 71वां, जो 1992 ईस्वी में हुआ था। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, कॉलरिज की काव्य संबंधी धारणा का प्रमुख आधार क्या है? साहचर्यवादी सिद्धांत, जयवादी सिद्धांत, यांत्रिकवादी सिद्धांत या आनंदवादी सिद्धांत? तो देखिए, कॉलरिज की काव्य संबंधी धारणा का प्रमुख आधार क्या है? तो वो है जैववादी सिद्धांत। क्या है? जैववादी सिद्धांत। कॉलरिज का पूरा नाम क्या था? सैमुअल टेलर कॉलरिज। और 1772 में, कब? 1772 में इन्होंने जैववादी काव्य संबंधी धारणा को प्रस्तुत किया था या सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में राम और काम का द्वंद्व चित्रित हुआ है? अमृत और विष, खंजन नयन, मानस का हंस और नाच्यो बहुत गोपाल? तो देखिए, किस उपन्यास में राम और काम का द्वंद्व चित्रित हुआ है? तो वो है मानस का हंस। मानस का हंस किसने लिखा था? तो अमृतलाल नागर ने लिखा था। किसने लिखा था? अमृतलाल नागर ने लिखा था। ऑप्शन नंबर, यहां क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। मानस का हंस किसने लिखा था? तो मानस का हंस अमृतलाल नागर ने लिखा था। कब लिखा था? 1972 में लिखा था। कब? 1972 में। अगला क्वेश्चन है, राम की शक्ति पूजा की रचना कब की गई थी? सन 1934 ईस्वी, 1935 ईस्वी, 1936 या 1937? तो देखिए, राम की शक्ति पूजा का रचना कब किया गया था और किसने किया था? तो राम की शक्ति पूजा 1936 में किया गया था। किसने किया था? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया था। किसने? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, तीसरी कसम कहानी, एक कहानी है तीसरी कसम, जिसको किसने लिखा है? फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखा है। उस कहानी में गाड़ीवान ने कौन सा सामान न लादने की कसम, क्या है, कसम नहीं खाई थी? कंपनी की औरत, दुल्हन की डोरी, चोर बाजारी का सामान या बास? तो देखिए, तीसरी कसम कहानी में गाड़ीवान ने कौन सा सामान न लादने की कसम नहीं खाई थी? तो वो है दुल्हन की डोली। क्या है? दुल्हन की डोली। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 इज राइट आंसर। तीसरी कसम किसने लिखा है? तो फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है, गैग्रीन कहानी में मालती बचपन में कैसी लड़की थी? एक कहानी है गैग्रीन, जिसको किसने लिखा है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने लिखा है। उसमें एक पात्र है, एक पात्र नहीं, एक प्रमुख पात्र है, जिसका नाम है मालती। हमें बताना है कि बचपन में वो कैसी लड़की थी। सरल और शांत लड़की थी, चंचल लड़की नहीं थी, पुस्तक पढ़ने की शौकीन लड़की थी, या चोरी से क्लास में भागने वाली लड़की? तो देखिए, मालती बचपन में जो थी वो पुस्तक पढ़ने की शौकीन लड़की थी। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। गैग्रीन कहानी किसने लिखा है? तो अज्ञे ने लिखा है। उसमें एक प्रमुख पात्र है मालती,
जो बचपन में पुस्तक पढ़ने की शौकीन लड़की थी। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, नई कविता के प्रथम अंक में निराला की कविता का अनेक कवियों द्वारा सामूहिक रूपांतर प्रकाशित हुआ था। वनवेला, यमुना के प्रति, वह तोड़ती पत्थर या जूही की कली। तो देखिए, नई कविता के प्रथम अंक में निराला की किस कविता का अनेक कवियों द्वारा सामूहिक रूपांतर प्रकाशित हुआ था? तो वो है जूही की कली। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। नई कविता का प्रारंभ किसने किया था? तो अज्ञे ने किया था। कब? 1954 में किया था। कब? 1954 में किया था। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, आनंदवर्धन ने किसे रहेगा यहाँ पे, किसे ध्वनि की आत्मा माना है? वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि, रस ध्वनि या गुणोचित्य? तो देखिए, आनंदवर्धन ने किसे ध्वनि की आत्मा माना है? तो वो माने हैं रस ध्वनि को। किसे? रस ध्वनि को। ध्वनि अलंकार किसने दिया है, या ध्वनि को किसने, या ध्वनि के प्रवर्तक कौन है? तो वो है आचार्य आनंदवर्धन। रस के सांप्रदायिक कौन है? रस संप्रदाय के कौन है प्रवर्तक? तो रस संप्रदाय के हैं भरत मुनि। कौन है? भरत मुनि। लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछा है, आनंदवर्धन ने किसे ध्वनि की आत्मा माना है? तो वो है रस ध्वनि। रस ध्वनि को ही आनंदवर्धन क्या मानते हैं? ध्वनि की आत्मा मानते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है सभी लोगों को समझ में आया होगा। सभी लोग ध्यान से देखें। थैंक यू सो मच।